हेलो हाय, दिस इज मनोज बगड़ावत एंड यू आर वाचिंग मनोज बगड़ावत क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के अंदर इतिहास लेखन की परंपरा का। मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया था, उसकी शुरुआत कब होती है। इतिहास लेखन परंपरा से आशय यह है कि हिंदी साहित्य जो भाषा है, जो विषय है, इसकी उत्पत्ति किस सन से मानी जाती है और किन रचनाओं को पढ़कर ये पता लगता है कि हिंदी साहित्य कब रचा गया था। तो इस विषय के ऊपर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे और यह वीडियो इन बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा जो बच्चे अभी हाल ही में बीए की क्लास के अंदर हैं, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर हैं और जिनके पास हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट है, या इसके अलावा जो लोग तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय को लेकर किसी भी एग्जाम की, तो उस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा। तो हिंदी के आरंभिक काल से लेकर यदि आधुनिक काल और आज की भाषा में बात करें तो वर्तमान काल में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर अनेक लेखकों ने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन कार्य विभिन्न कालों में किसी न किसी रूप में अवश्य मिल जाता है। और यदि इसके आरंभिक काल की बात करें तो इसका जो आरंभिक काल है, यानी कि जो इसकी स्टार्टिंग है, वो 19वीं शताब्दी से पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी जिनमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन व्रत और कृतित्व का परिचय दिया गया है। हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी के अंदर माना जाता है। जैसे उससे पहले की जो ये रचनाएं थी उसमें से ये 2-3 रचनाएं हैं। जैसे एक तो था 84 वैष्णव जन की वार्ता, ये वाला एक ग्रंथ था। इसके अलावा 252 वैष्णव जन की वार्ता थी। इसके अलावा भक्तमाल भी आया था। भक्तमाल यह भी एक ग्रंथ था हिंदी साहित्य के अंदर। इसके अलावा एक और ग्रंथ था जिसका नाम था कालिदास हजारा, यह भी हिंदी साहित्य का एक ग्रंथ था, कालिदास हजारा। लेकिन ये जितने भी ग्रंथ है ना, इनको हिंदी साहित्य में इतिहास की संज्ञा हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों के अंदर उस समय मतलब काल विभाजन, जो हिंदी साहित्य का जो मुख्य काल विभाजन है, वो इन ग्रंथों के अंदर नहीं किया गया था। और इसके अलावा सन और संवत का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। जो सन लिखते हैं हम या कोई भी संवत लिखते हैं, तो संवत का जिक्र भी इनके अंदर नहीं किया गया था। आदि में अनेक कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय मिल जाता है। मतलब इन ये जो ग्रंथ लिखे गए इनके अंदर बहुत से कवियों के बारे में कुछ लिखा गया था, उनके परिचय मिल जाता है। लेकिन इतिहास के बारे में जो बातें थी ना, वो इनके ऊपर अभाव पाया जाता है। इन ग्रंथों के अंदर वो मतलब मिलना थोड़ा अपेक्षित रहता है, उसका नितांत अभाव इन वार्ता ग्रंथों में है। अतः इन्हें हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ नहीं मान सकते। ये सीधे तौर पे कहा गया है, ये जो जितने भी हैं, ये 3 मुख्य रूप से ग्रंथ हैं, इनको हिंदी साहित्य के ग्रंथ हम नहीं बोल सकते हैं। हालांकि ये लिखे गए थे उस समय काल के अंदर, मध्यकाल के अंदर, उससे पहले लिखे गए थे ये, लेकिन इनको हम हिंदी साहित्य के प्रॉपर ग्रंथ हम नहीं मान सकते। तो अब हिंदी साहित्य के ग्रंथ कौन से होंगे? क्योंकि यदि भक्तमाल की बात करें, यदि इसकी बात करें, तो भक्तमाल आदि ग्रंथों में यदि भक्त कवियों का विवरण दिया गया है, इसके अंदर जितने भी भक्त कवि हुए हैं उनका विवरण तो दिया गया है, उनके बारे में बताया गया है। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक श्रद्धा की अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ भी इसके अंदर नहीं है, सिर्फ श्रद्धा। क्योंकि जितने भी भक्ति वाले जो कवि होते हैं, जैसे भक्ति कवि की बात करें तो जैसे मान लो हमारे सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, या सूरदास जी ने, है ना, जो रचनाएं की हैं, या हमारे कबीर दास जी हैं, या मलिक मोहम्मद जायसी साहब हैं, ये सारे भक्ति के कवि रहे हैं। भक्ति और भक्ति का काल आपको पता है, मध्यकाल के अंदर, मध्यकाल है जो आता है उसके अंदर मध्यकाल को 2 भागों के अंदर बांटा जाता है। मध्यकाल को 2 भागों के अंदर बांटते हैं, तो जिसके अंदर जो पूर्व मध्यकाल है और उत्तर मध्यकाल है। तो एक तो भक्ति काल हो जाएगा और एक रीतिकाल हो जाएगा। तो ये जो भक्तमाल है, ये जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों के अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा गया। तो इस बात को हम ऐसे याद रख सकते हैं। ये सामने मैंने थोड़े से की नोट बना रखे हैं, ये जो की नोट्स हैं, तो आपको ऊपर वाली बात यदि आपको याद ना रहे तो आप ये याद रखो कि जो स्टार्टिंग के अंदर, जो प्रारंभिक जो समय के अंदर हिंदी साहित्य के जो ग्रंथ लिखे गए थे, वो ये था 84 वैष्णव जन की वार्ता, 252 वैष्णव जन की वार्ता, और इसके अलावा भक्तमाल, ये वाले 3 ग्रंथ हैं।
ये हिंदी साहित्य के अंदर इतिहास परंपरा के अंदर आते हैं, लेकिन इनको हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हम नहीं कह सकते इनको हम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। तो फिर हम इतिहास ग्रंथ किसे कहेंगे? ये भी एक विषय है, तो इस पे बात करते हैं हम। तो इसका जो पहला है ना, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में जो उल्लेखनीय नाम है उनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको बताता हूँ। तो जो पहला है, वो जो पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का असली सूत्रपात हुआ था, वो था गार्षा द तासी। ये वाला एक फ्रेंच विद्वान था जिसका नाम था गार्षा द तासी। इसको आपको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके पेपरों में कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य के अंदर प्रथम ग्रंथ किसने लिखा था। तो क्या नाम आएगा? ये फ्रेंच विद्वान थे गार्षा द तासी। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात भी किसी हिंदी भाषी व्यक्ति द्वारा न होकर फ्रेंच विद्वान गार्षा द तासी द्वारा किया गया था। मतलब ये हिंदी हमारे देश के नहीं थे, ये फ्रेंच के थे और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का नाम है जी, ये जो ग्रंथ है ये है, इसका नाम है इस्तवार दी ले लिटरेचर एंड दो हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच विद्वान गार्षा द तासी द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ था और इस ग्रंथ की जो रचना थी, इसके जो कुल 2 भाग हैं, इसके 2 भाग हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे गार्षा द तासी। गार्षा द तासी। इसकी रचना 2 काल के अंदर हुई थी, मतलब 2 समय के अंदर हुई थी। तो पहला समय था ये रहा, नामक ग्रंथ में हुआ था। इसकी रचना 2 भागों में हुई थी। इनमें से प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी के अंदर किया गया था। इसका जो फर्स्ट भाग था 1839 में आया था और इसका सेकंड भाग आया था 1847 में। सिर्फ आपको 1839 और आपको 1847, आपको ये 2 सन याद रखने। सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछता है कि जो ये इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, इसका प्रकाशन कितने कालखंडों में किया गया? तो आपको बताना है 2 कालखंडों के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। और इस ग्रंथ के अंदर मुख्य विशेषता क्या थी? इसके अंदर क्या था? हिंदी और उर्दू के जितने भी कवि थे उनका कवि विवरण प्रस्तुत किया गया था इस ग्रंथ के अंदर। गार्षा द तासी महोदय ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदी के कवि और उर्दू, ये 2 ही भाषा चलती हैं, उस टाइम ये भाषा चला करती थी, तो उनके कवियों का विवरण इसके अंदर अपने इस ग्रंथ के अंदर प्रस्तुत किया गया था। इसलिए इसको हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ हम कह सकते हैं, प्रस्तुत किया गया था। वैसे तो इस ग्रंथ में कुछ कमियां भी थी। अब इस ग्रंथ के अंदर मोटी मोटी रूप से कमियां भी नजर आती हैं। कमियों की बात करें तो जैसे कवियों का काल क्रमानुसार वर्णन नहीं किया गया। इसके अंदर जितने भी कवि उन्होंने ऐड किए थे इस अपने ग्रंथ के अंदर, उनका उनका सही समय उसने नहीं बताया। इसके अलावा काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया था और काल के विभाजन का कोई भी प्रयास इनके द्वारा नहीं किया गया था। तथापि इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। हालांकि देखो उन्होंने क्या किया था, उनके कालक्रम को नहीं बताया, लेकिन हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, जनता के सामने वो लेके आए थे। 1839 की बात कर रहे हैं हम। साथ ही कवियों की रचना के काल का निर्देश भी किया गया है। अतः इसे इतिहास का ग्रंथ कहने में कोई हमें संकोच नहीं है। मतलब इसको हम ऐतिहासिक ग्रंथ कह सकते हैं, प्रथम ग्रंथ कह सकते हैं। अनेक न्यूनताएं होती हैं, मतलब कमियां। ये कमियां मतलब अनेक कमियों के होने के बावजूद भी इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव हम निसंकोच कह सकते हैं। मतलब इसको फर्स्ट हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ हम मान सकते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ नहीं है ये, इसको माना गया है। फ्रेंच विद्वान ने ये लिखा था ग्रंथ। अब इसके अंदर हमने कुछ की नोट्स बनाए आपके लिए, जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको याद हो जाएंगे। वो की नोट्स मैं आपको नीचे शो करता हूँ। तो आपके सामने ये 3 की नोट आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं। तो की नोट ये है कि हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण किया गया था। मतलब गार्षा द तासी ने जो ये ग्रंथ लिखा है इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, इसके अंदर मुख्य बात क्या थी? इसके अंदर मुख्य बात ये थी हिंदी और उर्दू के कवियों को बताया गया।
लेकिन इसकी कमी क्या थी? कमी ये थी कि मैंने आपको पहले बताया था कि कालक्रम का विभाजन नहीं किया गया था। मतलब कोई कवि की पहली रचना है उसको सेकंड में बता रहा है, किसी की जो सेकंड रचना होनी चाहिए उसको चौथे काल पे बता रहा है। तो मतलब इन्होंने समय को ऊपर-नीचे कर दिया था। और इसके अलावा तात्कालीन युगीन परिस्थितियों का ज़िक्र नहीं किया गया था। तात्कालीन युगीन परिस्थिति क्या होती हैं? उस समय की जो सामाजिक जो कंडीशन थी हमारे भारत की, उसको उन्होंने सही तरीके से नहीं बताया। तो ये इनके ग्रंथ की कुछ बातें थी। तो अतः आज हमने पढ़ा हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा के अंदर प्रथम ग्रंथ। तो प्रथम ग्रंथ को मोटे तौर पे घासीदास जी का नाम ही लिया जाता है। इनका जो ग्रंथ था इस्तिवारदाला लिटरेचर इंदु हिंदुस्तानी, इसको हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ हम कह सकते हैं। और बाकी के जितने भी ग्रंथ रहेंगे उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बाय बाय, हैव ए गुड डे।